Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So welcome to Physics with Rimple ma'am. So let's discuss टेस्ट सीरीज़ ऑफ 1 and 2. सो जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर टेस्ट सीरीज़ चल रही है. सो बेटा आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितना भी सिलेबस हम लोग अप्रैल और मई के मंथ में सिलेबस कवर कर चुके हैं, मतलब यूनिट 1 एंड यूनिट 2, उसके जो टेस्ट हैं ये हमारे कुछ 10 दिन 23 तक हमारे टेस्ट चलेंगे. सो 2 टेस्ट बेटा हम ऑलरेडी जो डिस्कस हो चुके हैं. आज सेकंड टेस्ट था. सो आज ही आपको इसकी सोल्यूशन मिल जाएंगे. कल काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है. सो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे. हाउ डज द कूलम फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इन्वर्टिंग मीडियम. अब किसी भी मीडियम के अंदर अगर आपने कूलम फोर्स के 2 चार्जेस को वहाँ पे रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या चीज़. जैसे हमें कूलम फोर्स के अंदर पता है कि F किसके इक्वल है. सो F किसके इक्वल है. F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R². और अगर आप इस यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करोगे तो क्या करेंगे, 1/k के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे. यही है इसका मतलब. जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड करते जाओगे आपकी जो फोर्स होगी बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर. आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, इट डिक्रीज with the introduction of dielectric it becomes 1/k times the original value. 1/k times उसकी ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाएगा, डिक्रीज या इंक्रीज कर जाएगा. अगर आप k को इंक्रीज कर रहे हो तो f डिक्रीज हो जाएगा. अगर k डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा. मतलब रेसिप्रोकल है. डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा. या इसको सेकंड लैंग्वेज में आप लोग कैसे लिख सकते हो, इट इज़ बिकॉज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस. जैसे ही आपने 2 चार्जेस के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा, द डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज. जो भी डाइलेक्ट्रिक चीज़ आपने ऐड करी है वो पोलराइज्ड हो जाएगी. पता नहीं, एक तरफ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव साइन आ जाएगा. एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 चार्जेस डिक्रीज. सो इलेक्ट्रिक जो आपकी फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो हमने एक फॉर्मूला भी करा है. ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू QE, या फिर आपको याद होगा QE इज इक्वल्स टू F/Q. ठीक है, सो इस लैंग्वेज में भी आप इसे लिख सकते हो. सो एज योर विश, जैसे आपको अच्छा लगता है आप लोग वैसे आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो. सो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज. अब 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या है, इट इज़ दैट मच चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन अ वैक्यूम. जब 1 मीटर कहीं पे भी वैक्यूम ले लो, उसमें 1 मीटर डिस्टेंस पे आप कोई भी चार्जेस को रख दो, फ्रॉम एन आइडेंटिकल चार्जेस. आइडेंटिकल चार्जेस मतलब सिमिलर चार्जेस होने चाहिए. अप्लाइड अ फोर्स, जिस पे फोर्स कितनी लगेगी, 9 × 10⁹ न्यूटन. सो अगर इस लैंग्वेज में लिखा है तो इस लैंग्वेज में लिख लो, अगर बुकिश लैंग्वेज में लिखा है तो बुक की लैंग्वेज में लिख लो. सो कूलम की जो डेफिनेशन है उस लैंग्वेज में लिखना है, उस लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो. ठीक है जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इम्प्लॉयज दैट इट हैज़. एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, कब नेगेटिव चार्ज आएगा. सिंपल सी चीज़ है कि आपने किसी 2 चीज़ों को आपस में रब करा. ठीक है, जब आप रब करोगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तभी उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज. अगर नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं. सो ट्राई करो कि ऑप्शंस को बाद में पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करो. इसमें क्या है, कोई भी नेगेटिव चार्ज, कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी, जब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे. इसका मतलब वो नेगेटिव चार्जेस को एक्वायर करेगा, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर रहा है देन
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो सिंपल सा रीज़न है, रीज़न आप लोग पढ़ सकते हो। नेगेटिव चार्ज एक्वायर ऑन अ बॉडी इम्प्लॉइज दैट इट हैज़ अ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे देन प्रोटोन से, हेंस अ बॉडी इज अ नेगेटिवली चार्ज बाय एक्वायरिंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। जब वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा तभी वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी या ऑब्जेक्ट होगा। सो इसका आंसर सिंपल है, सी आएगा, एक्वायर सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईच व्हेन अ ग्लास रब विद रॉड इज रब विद सिल्क। जब आप किसी रॉड को सिल्क के साथ रब करोगे देन ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकेंड है, एबोनाइट रॉड को जब रब करोगे वूल के साथ तो वूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप लोगों को याद करने होंगे, या सिंपल क्या चीज़ है, सिंपल ट्रिक बता रही हूँ याद करने का। जितने भी जिंदा जागते इंसान है, कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल जैसे कैट की स्किन है, वो भी एक जिंदा जागती बिल्ली है, ठीक है। उस पर आप लोग उसकी स्किन पे रब करोगे देन उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमारी स्किन के ऊपर भी जब हम किसी प्लास्टिक की चेयर के साथ अपनी आर्म को रब करेंगे या अपने बालों को स्केल के साथ रब करेंगे, हमारे बालों पे, हमारी आर्म्स के बालों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, कोई एक स्पेशल केस है जिसमें ऑपोजिट हो सकता है, अदरवाइज ऐसा ही होगा। जैसे वूल है, वूल किससे बनता है, शीप की बालों से बनता है। सो याद रखना, वूल जिंदा जागती एनिमल से बना है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन एक ग्लास रॉड एक ऐसी रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब इसके ऑपोजिट क्या होगा, सिल्क वगैरह कुछ भी हो गया, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज हो गया। सो ये एक स्पेशल केस हो गया। वैसे तो सिल्क भी ठीक है, वो एनिमल से ही बनेगा। सो ये एक स्पेशल केस है, कुछ एक स्पेशल केस है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सब पे ऐसा ही है कि जिस पे भी कोई जिंदा जागती चीज़ है उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी उसका लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर डैश एंड डैश। कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने चार जो इसके बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी की थी। सो कोई भी दो लिख कर आएंगे आप लोग, चलेगा। तीन हमने किए हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो तीनों में से कोई भी दो लिख कर आओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज। अब चलते हैं सेकंड टेस्ट सीरीज की ओर। सेकंड टेस्ट सीरीज भी यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टेस्ट सीरीज 2। सो सेकेंड टेस्ट है, उसके अंदर क्वेश्चन है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। अगर आप लोग लिखोगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ये किसके इक्वल है, हमें पता है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। सो यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट आए, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट। अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, सेम, एक जैसी आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बिल्कुल सीधी जा रही है, ऐसी जा रही है, और हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, वहाँ पे जो आपकी फोर्स होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज ज़ीरो। सो फोर्स क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपकी कोई ना कोई फोर्स लगेगी। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, वहाँ पे जो आपकी फोर्स होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। वाई, इनको सेंट्रल फोर्स क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग, इट एक्ट along a line joining the centers of a charges, so it is a central force. so line joining मतलब दो पॉइंट्स को लाइन पे ज्वाइन करता है, either outside or inside the dipole. नेक्स्ट आ जाओ, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI यूनिट is न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम के फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अब उन्होंने बोला Q is less than 0,
अब ज़ीरो से कम होना चाहिए। ज़ीरो से क्यू कैसे कम होगा? -4 लेस देन ज़ीरो, -16 लेस देन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से अगर कम कोई वैल्यू हो रही है इसका मतलब वो नेगेटिव में होगा। इसका मतलब कौन से चार्ज की बात हो रही है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज बनाकर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कैसी होंगी? ऑलवेज इनसाइड। ठीक है, सिर्फ इतनी डायग्राम ड्रॉ करके आओगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, उन्होंने बोला है कि 4 आपके पास अलग अलग चार्जेस पड़े हैं इस तरीके से। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है, देन माइनस क्यू चार्ज है, देन अगेन प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज को इस तरह से रखा गया है उसके कॉर्नर्स पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे। आपने चेक करना है कि सेंटर पे क्या इफेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो किसी भी पॉइंट्स के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है देन आपकी V की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। E इज़ नॉट कैंसल आउट विथ ईच अदर, बट जो V है पोटेंशियल वो ज़ीरो हो सकती है। सो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है जी, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 4th चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, सो पोटेंशियल को लेकर कन्फ्यूजन हो सकती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी है। यहाँ पे मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ लिख दी, आप कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ भी लिख कर आओगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन है। डेरिवेशन बेटा टॉर्क वाली डेरिवेशन है, टाउ इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जिसमें आपने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना के डाइपोल बना के आना था। ठीक है, साइन थीटा टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। अगर आप पीई साइन थीटा के बाद ये वाला रिलेशन तक सॉल्व करके आओगे देन आपके 2 मार्क्स फुल मिलेंगे। अगर स्पेशल केस नहीं भी करके आओगे देन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है। डायग्राम बनाओ, डेरिवेशन लिखो, हल्की फुल्की डेरिवेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू इसका जो p है डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टाउ का फॉर्मूला लगाएं सिंपल और ये डेरिवेशन सॉल्व करें। नेक्स्ट है 2 पॉइंट चार्जेस है, एक प्लस माइक्रोकूलम और -9 माइक्रोकूलम, नॉट m माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम। अब देखो ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। सो एक पॉइंट अंदर और बी पॉइंट यहाँ पे, जो O पॉइंट है या P पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज आउटसाइड द डाइपोल। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज। जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा आपका P पॉइंट आउटसाइड द डाइपोल जाएगा। सो आउटसाइड द डाइपोल होगा मतलब P पॉइंट बाहर जाएगा। देन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए 10⁻6 के साथ कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट लिया तो ये टर्म आ गई। अब ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि मैम हमारा आंसर में फ़र्क आ रहा है। सो आंसर में कल भी मैंने देखा टेलीग्राम चैनल पे, रात को काफ़ी लेट नाइट मैंने मैसेज चेक करे स्टूडेंट्स के। सो काफ़ी बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे। आज सिमिलरली मेरे स्कूल के बच्चे ने भी पूछा कि मैम पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर में डिफरेंस आ रहा है, कैसे होगा? सो सिंपल देख लो क्या है, जब आप अंडर रूट सॉल्व करोगे ना यहाँ पे एक साइन आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ इट्स योर विश, आप पॉजिटिव से सॉल्व करके आ रहे हो कि नेगेटिव से। अगर पॉजिटिव से सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा, अगर नेगेटिव में सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है जी। सो लास्ट में आपको थ्योरी लिखनी होती है कि आपने क्या किया, कैसे किया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए एंड ई बी आर इक्वल, दोनों मैग्नीट्यूड मतलब साइज जो मैग्नीट्यूड है उसका वो इक्वल है, बट द टू फील्ड विल नॉट कैंसल आउट विद ईच अदर। बट कैंसल आउट नहीं होगा, इट इज़ बिकॉज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर बोथ द फील्ड विल बी एट द सेम डायरेक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। आउटसाइड जा रहा था ना आपका पी पॉइंट, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.24। सो नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, सो फ्रॉम द चार्ज माइनस क्यू एज शोन इन अ फिगर। सो सिंपल, चाहे ये निकाल के आओ चाहे ये निकाल के आओ, हल्का फुल्का लिख दो। एट द पॉइंट ऑफ द लेफ्ट पॉइंट बी, अगर यहाँ तक भी छोड़ के आओगे तब भी आपका चलेगा। नेक्स्ट तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इक्वेटोरियल वाला प्रॉपर आर्टिकल आपने लिखना था। अगर इन दोनों टेस्ट में किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ भी सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका टेस्ट कैसा गया, कैसा आपका टेस्ट हुआ या आपका एक्सपीरियंस क्या है। नेक्स्ट बेटा कल होगा गॉस थ्योरम का टेस्ट। गॉस थ्योरम के अंदर जो पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट है वो न्यूमेरिकल पे बिल्कुल फोकस ना करे, डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करे।
1 मार्क्स के क्वेश्चन पे लेस फोकस करें। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है वो डेरिवेशन पे बहुत कम फोकस करें, और इसके जो रीजनिंग के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि अगर पी पॉइंट यहाँ पे लेंगे देन उसकी जो गॉस थ्योरम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई बोर्ड में, और पंजाब बोर्ड में आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल एज सच आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। सो ध्यान से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो टेस्ट। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।